जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने पिछली वीडियो के अंतर्गत देखा था कि हम लोग 5वें प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे। तो वीडियो इसलिए रुक गई थी क्योंकि इसमें स्पेस थोड़ा कम पड़ गया था। तो आइए अब हम आगे के प्रश्न से जुड़ते हैं। इंदर सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती थी, ये मैंने आपको बता ही दिया। नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है, तो आप लोग इसके बारे में तो निबंध लिख सकते हो कि नदियाँ हमारी भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में कितना महत्व रखती है। आज नदियों को पूजा जाता है, जिनमें से गंगा नदी के जल को तो क्या माना जाता है, एक पूजनीय नदी माना जाता है, जिसके जल को अमृत के समान जल मान करके उसका प्रसाद के रूप में उसके पानी को ग्रहण किया जाता है। तो इस तरीके की बातें आपको मैंने अभी पिछली वीडियोज़ में समझा दी थी। तो आइए बेटाओ, अब हम छठे प्रश्न पर चलते हैं। रिश्तों में हमारी भावना शक्ति का बढ़ जाना, विश्वासों की जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो आप लोगों ने देखा बेटाओ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारी भावना शक्ति को बाढ़ देते हैं। उन विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति क्या बढ़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। इस पाठ में आपने देखा कि लेखक जीजी से प्रेम करता था, उसके कारण से वह उन हर अंधविश्वास के कार्यों को करता था जिन पर वो विश्वास नहीं करता था, क्योंकि हमें पता है कि हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें दुखी नहीं कर सकते। तो देखिए हम इसके प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। लेखक की जीजी लेखक से अनगिनत ऐसे धार्मिक कार्य एवं आयोजन करवाती थी जिसे वह स्वयं अंधविश्वास मानता था, परंतु अपनी जीजी से अगाध प्रेम होने के कारण वह सभी कार्यों को बिना किसी तर्क के पूरा कर देता था। यहाँ तक कि इंद्र सेना पर पानी न फेंकने वाले उसके अपने तर्क जीजी के तर्कों के आगे हार गए। इस कारण वह जीजी से उसका भावात्मक लगाव ही था। न चाहते हुए भी आदर सम्मान और प्रेम की भावना के कारण लेखक को विवश होकर जीजी की बात माननी पड़ती थी। अतः हम कह सकते हैं कि रिश्तों में हमारी भावना शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और विश्वासों की जंगल में सत्य की राह खोजती हुई हमारी बुद्धि की शक्ति भी क्या पड़ जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। अब एग्जाम्पल आप अपना ही ले लो। आज आप चाहे किसी भी अंधविश्वास में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हम लोग हाथों में धागा बांधना, गले में धागा बांधना, मंदिर पे जल चढ़ाना, मंदिर पे दूध चढ़ाना, तो इस तरीके से क्यों करते हैं बेटाओ? क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाएं हमारी परंपरागत तरीके से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। तो हम लोग भी उन भावनाओं को उनके प्रेमवत संबंध के कारण से आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो आज हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग भी और हमारे सामाजिक परिवेश के अकॉर्डिंग भी बिल्कुल सत्य है। आगे आइए 7वें प्रश्न पर। क्या इंदर सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो, तो आप उल्लेख करें। यह प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या कह रहा है बेटाओ कि इंदर सेना जैसी आज का कोई युवा वर्ग इससे प्रेरणा ले सकता है, और आपकी नज़र में अगर कोई ऐसा अनुभव है तो आप उसका वर्णन करें। जैसे आप लोग देखते हो कि हम लोग स्कूल में हैं, स्कूल में हम देखते हैं कि बच्चे कचरा फैलाते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया कि कुछ मंडली में कुछ लोगों को शामिल करके उस कचरे को वहाँ नहीं फेंकने के लिए कोई अलग जगह नहीं है, तो हम लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बना लिया और ग्रुप बना करके हम लोगों ने उस कचरे को फैलने से रोकने के लिए कुछ तरीका अपनाया। तो इस तरीके के समाज में रचनात्मक कार्यों का कोई भी उल्लेख कर सकते हैं जो आप लोगों ने देखा हो। यह प्रश्न केवल और केवल सेल्फ करना है, अपने अपने अनुसार, किसी प्रकार से इस पर डिपेंड नहीं रहना है जो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। आगे ये बेटाओ, हम 8वें प्रश्न पे चलते हैं। तकनीकी विकास के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। बिल्कुल, आज आपको पता है हर काम टेक्निकल हो गए हैं, तकनीकी तरीके से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि पर निर्भर है। तो कृषि समाज में चैत्र वैशाख सभी माह में बहुत महत्वपूर्ण है, पर आषाढ़ का चढ़ना उसमें उल्लास क्यों भर देता है? आषाढ़ का महीना जो आता है उसमें उल्लास का कारण क्यों बनता है? तो इसका आंसर क्या बताओगे बेटाओ? आषाढ़ का जो महीना होता है वह वर्षा ऋतु का प्रतीक माना जाता है, और यह महीना किसानों में अच्छी एवं नई फसल की आशा जगाता है। इसी महीने में अधिकतम वर्षा भी होती है। इस कारण आषाढ़ शुरू होते ही किसानों में वर्षा की आशा, अच्छी फसल की उम्मीद और उल्लास बढ़ने लगती है। वे नई उम्मीद से जुताई बुवाई के कार्य में लग जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि आषाढ़ का चढ़ना हमारे मन में एक उल्लास भर देता है।
तो आपको पता है ये प्रश्न बड़ा ही सुंदर प्रश्न है और आज के युग के अनुसार बिल्कुल सही बैठता है कि बिल्कुल पूरा युग तकनीकी हो गया है, टेक्निकल हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था जो चल रही है वो कृषि से चल रही है। अगर कृषि कार्य बंद हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, ठप हो जाएगी। 90 प्रश्न पर देखिए, पाठ के संदर्भ में इसी पुस्तक में दी गई निराला की कविता बादल राग पर विचार कीजिए और बताइए कि आपके जीवन में बादलों की क्या भूमिका है। देखो बेटा, यह प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से हट चुका है। इसके बारे में पहले तो आप ये ध्यान रखोगे कि यह जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में से हट चुका है। निराला की पहले आपकी में बादल राग कविता थी, उसे अब हटा दिया गया है। बाकी आप चाहो तो अपने केवल और केवल आनंद के लिए इसको पढ़ सकते हो। वैसे आप लोग अपने जो पाठ्य पुस्तक में शामिल है उन्हीं पुस्तकों को बड़ी मुश्किल से पढ़ते हो, इसलिए मैं नहीं समझता कि कोई विद्यार्थी अपने आनंद के लिए पाठों को पढ़ता होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप इनको अपना बना लोगे, इन चैप्टरों को, तो ये चैप्टर आपके साथ बहुत अच्छा खेल खेलेंगे, जिसमें कि आपको हमेशा जिता करके आपको ही आगे बढ़ाएंगे। अंतिम प्रश्न, पानी का संकट वर्तमान स्थिति में भी बहुत गहराया हुआ है। इसी तरह के पर्यावरण से संबंध अन्य संकटों के बारे में बताइए। तो आप लोग बता सकते हो अन्य संकटों के बारे में, जैसे मौसम में बदलाव, भूमि का बंजर होना, अतिवृष्टि होना, वायु प्रदूषण की अधिकता, तापमान में वृद्धि। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। जहाँ भी आपको किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमने इस पार्ट को कम्प्लीटली कर लिया है। अब हम हमारे पाठ्य पुस्तक संबंधी जो हम लोगों ने अभी तक प्रकरणों को पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो बेटाओ, आप लोग सब जानते हो कि हम लोगों ने हमारी इस पुस्तिका में पहला चैप्टर जो आत्म परिचय के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा था उसे कम्प्लीटली पढ़ लिया है। उसी में एक दूसरी कविता थी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसे भी कम्प्लीटली पढ़ लिया है। इसके प्रश्नोत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिख चुके हैं, इनको एक बार और लर्न करोगे जिससे कि आप लोग कभी इनको भूल ना सको। दूसरा चैप्टर हमने आलोक धनवा जी का पढ़ा था, जिसका नाम था पतंग। क्या नाम था? पतंग। इसे भी हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है, इसके प्रश्न उत्तर भी समझ लिए है, इसका टेस्ट भी दे लिया है। बड़े ही सुंदर तरीके से आपने इस पाठ को पढ़ा था, समझा था और इसके प्रश्न उत्तरों को हल किया था। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपने पद्य पाठ को तो कम्प्लीटली समझ ही लिया था। अब आइए, अब हम बात करते हैं हमारे गद्य भाग की। तो गद्य भाग के अंतर्गत बेटा हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर पढ़ा था, वो चैप्टर था हमारा कौन सा? भक्तिन। उस भक्तिन का भी आपको पता है कि टेस्ट हमारा लग चुका है, जिसमें कि आप लोगों ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़े सुंदर तरीके से दिए थे। इसके बाद हमने दूसरा चैप्टर पढ़ा था बेटा वो बाजार दर्शन, और बाजार दर्शन को भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसके प्रश्न उत्तरों को पढ़ करके इनके उत्तरों को बड़े अच्छे से समझा और समझ करके उनके उत्तर दिए। अब हमारा तीसरा अध्याय भी आज कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। इसके प्रश्न उत्तर भी मैंने आपको सारे कम्प्लीटली समझा दिए हैं और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो महत्वपूर्ण बातें सारी कंप्लीट करा दी है। अब आप लोगों को ग्रामर के अंदर मैंने जो टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से पहला टॉपिक था अप्रत्याशित लेखन, जिनके कि आप लोगों को आंसर आना बहुत ज़रूरी है। अप्रत्याशित लेखन 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और आप सभी पर वो आना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अप्रत्याशित लेखन कभी याद नहीं किया जाता, ये हमको स्वयं अपनी तरफ से बनाना होता है। तो आप लोगों को मैंने कई प्रकार के बिंदुओं के माध्यम से अप्रत्याशित लेखन समझाया था, उसका अभ्यास करते रहना जिससे कि आप लोग उसको भूल ना सको। दूसरा पढ़ाया था बेटा वो मैंने कहानी, नाटक, कविता। ये दोनों तीनों प्रकरण ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो इनकी परिभाषाएं आपको याद रखनी है तीनों की, इनके तत्व याद रखने हैं। फिर कहानी से नाटक कैसे बनाया जाता है, नाटक से कविता कैसे बनाई जाती है, कविता से कहानी कैसे बनाई जाती है। जो इनसे संबंधित प्रश्न मैंने हल कराए हैं उन्हें एक बार पुनः देखोगे, जिन्हें आप बड़ी सुंदर तरीके से क्लियर करोगे। इस तरीके से हम लोगों ने हमारे पाठ्य पुस्तक अर्थात हमारी इस हिंदी विषय के प्रकरणों को ध्यान से पढ़ा और समझा। अब मैं चाहता हूँ आप इनका एक बार रिवीजन करें, इनको ढंग से पढ़े लिखे। कभी भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझसे बेझिझक प्रश्न पूछ सकते हैं और अपने प्रश्नों में किसी प्रकार की समस्या आने पर आप उन प्रश्नों को मेरे सामने, चाहे संख्या 1 हो चाहे 2 हो, एनी टाइम आप लोग भेज सकते हैं। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर ग्रामेटिकल टॉपिक से जुड़ा रहना चाहते हो तो मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपने ग्रामर के टॉपिक अपलोड करता रहूँगा। तो आप लोग चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से आपके पास मेरा जो अपलोड किया हुआ वीडियो है उसका मैसेज तुरंत गति से पहुंच जाएगा। तो आप लोगों को लगता है कि हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ होने पर आप उसको पढ़ सकते हो, नहीं जुड़ा हुआ होने पर आप अपने अगर
उसको समझने की दृष्टिकोण से समझना चाहो तो समझ सकते हो, अन्यथा उसको इग्नोर भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये प्लस पॉइंट रहेगा इसको सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करना आप लोगों को नहीं आता हो तो आप लोग किसी से पूछ भी सकते हो। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप लोग रेगुलर अपनी पढ़ाई को जारी रखें, जो जो हमने पढ़ा है उन सभी का रिवीजन करते रहे। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पढ़ाई को जिस टाइमिंग में अभी तक आपने जारी रखा हुआ है उसी टाइमिंग से लेकर के उस टाइमिंग तक आप आगे भी जारी रखेंगे, जिससे कि आप लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं पिछड़ेंगे। और ध्यान रखना बेटाओ, जिन विद्यार्थियों ने 10th 11th में जो प्रदर्शन किया है उसका 12th में बिल्कुल भी कोई वेटेज नहीं है, क्योंकि 12th क्लास का पूरा सिलेबस आपका अलग है। अलग होने का मतलब है कि आपको नए सिरे से इन चीज़ों को याद करनी है। तो इसमें केवल और केवल जो वर्तमान में अच्छा पढ़ रहा है वही विद्यार्थी आगे बढ़ेगा, अन्यथा आगे के विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि हम लोगों ने इस तरीके से उस समय मेहनत करके इतनी अच्छी परसेंटेज बनाई, इतना अच्छा रिजल्ट बनाया है, तो अगर उन्होंने 10% भी लापरवाही की तो बेटा उनको पीछे आने में समय नहीं लगेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी सभी टॉपिकों को बड़े ध्यान से पढ़ें, समझदारी से पढ़ें और अपने वर्तमान को अच्छे से सहेज करके तैयार करें। तो हमारे आज के प्रकरण का यह अंत होता है। हम लोगों ने हमारे इस विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों के अंतर्गत अभी तक जो भी मेहनत की है उस सारी मेहनत को आप आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे, जिससे कि हम प्रत्यक्ष क्लासों में जब मिले तो हम लोगों को बड़ा ही सुंदर दृश्य दिखे कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है वो सब कुछ हमें याद है। तो आज के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करें। लॉकडाउन कितना ही खुल जाए लेकिन आप लोगों को फिर भी अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखना है।